नमस्कार बच्चों, हिंदी विश्व शांति की भाषा है। इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 9 पढ़ने जा रहे, जिसका यह सेशन नंबर 2 है। यह एक साक्षात्कार के रूप में लिया गया पाठ है। इसके पहले सेशन में हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। अब उर्वरित परिच्छेदों को हम इस सेशन में पढ़ेंगे। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। यह जो पाठ है वह साक्षात्कार है। इसमें साईजी माकिनो इनका साक्षात्कार लिया गया है और रत्नावली कौशिक इन्होंने इनका साक्षात्कार लिया है। उन्होंने बताया हमें, साईजी माकिनो इन्होंने बताया कि वह भारत कब आए और क्यों आए थे और किस प्रकार वह भारत में ही रम गए थे। उनका मन यहाँ पर आनंदित होकर रह गए थे। फिर उन्होंने गुरुदेव अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर इनके बारे में बताया, शांति निकेतन का प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि शांति निकेतन की विशेषताएं बताइए। साईजी माकिनो के द्वारा उन्होंने शांति निकेतन की क्या विशेषता बताई, तो आप ये परिच्छेद उसमें लिख सकते हैं कि शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य ने साईजी माकिनो इनको आकर्षित कर लिया था और इसी कारण वह वहां से उनका मन जा नहीं पाया। फिर उन्होंने और एक विशेषता बताए है कि शांति निकेतन का जो परिवेश था वो बहुत ही शांत था। अगर पुस्तकालय में बैठे हुए भी आप उसका शांतता को महसूस कर सकते थे। पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज स्पष्ट सुन सकते थे। इसके साथ वे कहते हैं कि यह इस पवित्र भूमि का उनके जीवन पर, उनके जीवन साधना का वह आधार मानते हैं। और फिर वह कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व पर गुरुदेव का और शांति निकेतन दोनों का ही असर पड़ा है और वह इतना घुल मिल गया है कि वे कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से वह अलग नहीं कर पाते। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ की पुरानी कहानी सुनाती रहेगी। तो इस प्रकार आप शांति निकेतन की विशेषताएं लिख सकते हैं। और वह और एक बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि शांति निकेतन में ही पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभवों से उन्हें शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। इसके बाद उनको प्रश्न पूछा गया है कि ये बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, कि हिंदी भाषा बोलना या लिखना यह आपने किस प्रकार से शुरुआत की है। सच तो यह है कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिड़ला फैक्ट्री में जापानी तकनीकी से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी नहीं आती थी। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर वो जापान में रहने वाले थे और जब वो हिंदुस्तान में आए तो उनके लिए हिंदी भले ही वो समझ पाते थे लेकिन बोलना नहीं आता था। तब उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और जैसे जैसे उन्होंने हिंदी भाषा सीखना आरंभ कर दिया था तो इन सारी परेशानियों से उनको राहत मिल गई थी। और वो आगे कहते हैं कि बिड़ला फैक्ट्री में, ग्वालियर में जो बिड़ला फैक्ट्री है वहाँ पर जो एक फैक्ट्री लगाई गई थी वह वहाँ के जो सारी तकनीकी थे वह जापानी थी और जापानी इंजीनियर जो थे उनको हिंदी भाषा नहीं आती थी और ग्वालियर में रहने वाले जो काम करने वाले भारतीय थे, मजदूर थे या जो अन्य लोग थे, उनको जापानी भाषा नहीं आती थी। तो इन दोनों के बीच में सुसंवाद साधने का कार्य यहाँ पर इन्होंने किया है। मुझे बुलाया गया और एक दुभाषी के रूप में मैंने 400 रुपये महीने पर काम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने जापानी और हिंदी इन दो भाषाओं को एक दूसरे के साथ अनुवाद किया और इस प्रकार दुभाषीय अनुवादक के रूप में वह कार्य करते रहे। यहाँ मैंने 4 साल तक काम
किया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे जो विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंदी साहित्य किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, पत्र पत्रिकाओं को लिखना उन्होंने आरंभ किया था, तो यहाँ पर उन्होंने अपना अनुभव बताया है। अगला प्रश्न उनको पूछा गया है, क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है? तो इसका जवाब उन्होंने दिया है कि दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाएं जैसी ही है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जब हिंदी भाषा में लिखना आरंभ किया या हिंदी भाषा जापानी साहित्य का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, तो इन भाषाओं के बीच में, जापानी और हिंदी भाषाओं के बीच में जो विविध प्रकार की साहित्यिक विधाएं होती हैं उनमें क्या समानता है? तो वह कहते हैं कि दोनों की जो लोक साहित्य है वो लगभग समान ही है। जैसे कि मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाएं से मिलती जुलती है, और इसका कारण है कि जापान की संस्कृति जो है वह चीन और भारत के मिश्रित संस्कृति है। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूं, मेरी यही कामना है। तो अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कौन सी कामना की है कि जो हिंदी जो भाषा है विश्व शांति की, अर्थात पूरे विश्व में हिंदी यह ऐसे एकमात्र भाषा है कि अलग अलग भाषाओं का माध्यम बनता है। यह अगर हम किसी अन्य देश में चले जाते हैं और वहाँ की भाषा हमें नहीं आती है या हमारी भाषा उनको नहीं आती, लेकिन हिंदी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है कि वह पूरे विश्व में बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। इसलिए वह कहते हैं कि यह हिंदी भाषा जो है वह विश्व शांति की भाषा बने और वह इसी भाषा को विश्व शांति भाषा बनने की कामना करे। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया है, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? अब जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की संस्कृति जो है वह हमेशा प्रदेश के अन्य भाषा हो या अन्य लोग हो, सबको वह अपने यहाँ स्वीकृति देती है, स्वीकार करती है। तो हम हर संस्कृति को अपने यहाँ पर आश्रय देते हैं। तो उसी प्रकार हिंदी भाषा अन्य स्थानों पर किस प्रकार से उसका प्रभाव अस्तित्व है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जापान में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया कि जापान में भारतीय और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जापान में जो बड़ी नेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बीए और एमए तक हिंदी सब्जेक्ट लेकर वहाँ के जापानी स्थित लोग भी हिंदी भाषा में डिग्री हासिल कर सकते हैं, पदवी हासिल कर सकते हैं। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब बीए कोर्स भी है और हर साल बहुत से लोग भी बीए की परीक्षा में बैठते हैं। मेरा यह मानना है कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। अब देखिए उन्होंने अपनी इस भावनाओं को व्यक्त की है कि कोई भी भाषा देशों की भावनाओं को व्यक्त करती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बांग्ला भाषा की भी जापान में जोर पकड़ रही है, क्योंकि कलकत्ता अर्थात कोलकाता जो एशिया का दरवाजा है, एक समय में सबसे ज्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे। अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। तो यहाँ पर जापान में हिंदी का क्या स्थान है, क्या अस्तित्व, क्या महत्व है, इसका वर्णन उन्होंने किया है। और जापान में भी हिंदी भाषा के रूप में हमारे देश का संस्कृति, वहाँ का सारे भावना व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया है कि जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रहते हैं। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जापान का जो सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है टोक्यो, वहाँ पर प्रोफेसर दोई, भले ही वे जापानी हो, फिर भी उन्होंने हिंदी विभाग के एक अलग से हिंदी विभाग स्थापन किया है और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ ही
प्रोफेसर तोशियो तनाका ने भीष्म साहनी के तमस का जापानी में अनुवाद किया है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया तमस, यह जापान भाषा में भी अनुवाद के रूप में किया गया है। उसके साथ प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की है, जो जापान में रहने वाले लोग जिनको हिंदी सीखना है, हिंदी शब्द को समझने के लिए उन्होंने जापानी और हिंदी की डिक्शनरी बनाई है। उन्होंने गांधी जी के आत्महत्या का जापानी में अनुवाद भी किया है। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मोजोकामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। प्रोफेसर साकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत काम किया है। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया है कि आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है। इसका उत्तर वो बताते हैं, हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसका जापानी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया है कि इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी है। तो यहाँ पर उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी है इसका संक्षिप्त विवरण वो दे रहे हैं कि टैगोर और गांधी एक तुलनात्मक अध्ययन, यह किताब उन्होंने लिखी। उसके साथ साथ जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी कुछ पुस्तकें लिखी है। अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है, भारतवर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा। तो इस प्रकार इन्होंने भारत में रहकर किस प्रकार से हिंदी और जापानी भाषा में साहित्य लिखा है, विधाएं लिखे है, इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया है कि आज की नई पीढ़ी जो पश्चिम सभ्यता के पीछे भाग रही है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे। तो इसका उत्तर वो बता रहे कि नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। तो उन्होंने आज के पीढ़ी को कौन सा संदेश दिया है, अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है तो उसका उत्तर यहाँ पर उन्होंने दिया है कि आज के नई पीढ़ी को वह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमारी भाषा के प्रति स्नेह, प्रेम, श्रद्धा भाव होना चाहिए और हमारी संस्कृति से भी हमें अपार स्नेह होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो अपनी भाषा और संस्कृति से हमें लगा होना चाहिए, क्योंकि वही भाषा और संस्कृति ही हमारे देश का विकास करवाती है। अगला प्रश्न है, लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपके और कौन से शौक है। तो यहाँ पर वो अपनी रुचियां बता रहे हैं। मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। जहाँ जाता हूँ फूल, पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने आते हैं। प्रश्न, अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने पाठकों को कुछ संदेश दिया है, वह क्या कहना चाहते हैं इसका वर्णन उत्तर के रूप में उन्होंने दिया है। मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना भारत माता का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस प्रकार उन्होंने अपने देश में रहकर जापान के प्रति भी उनके मन में अपार स्नेह भाव है, क्योंकि यह उनका अपना देश है। लेकिन जितने साल वह भारत में रहे हैं, इसके कारण भारत के प्रति उनके मन में, दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। इसलिए वे कहते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है और उस भारत देश के समान अन्य कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो बच्चों, अब तक हमने रत्नावली कौशिक के द्वारा हिंदी प्रेमी साइजी माकिनो का साक्षात्कार इस पाठ के रूप में अध्ययन हमने किया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।